नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सारण के पारसा इलाके में देर रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। आधी रात दिल्ली और पटना से पहुंची एनआईए की टीम ने पारसा की मुख्य पार्षद आयशा खातून के घर पर छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक चली तलाशी के बाद जांच टीम मुख्य पार्षद के बेटे करमुल्ला अंसारी और चेतन पारसा के मोहम्मद गफ्फार मियां को अपने साथ लेकर चली गई। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पारसा के एक जनप्रतिनिधि के घर एनआईए की टीम क्यों पहुंची? हथियार तस्करी नेटवर्क का कैसे हुआ भांडाफोड़? क्या सारण से निकलने वाले तार मुजफ्फरपुर, असम और देश के दूसरे हिस्सों तक जुड़े हैं? और क्या जांच एजेंसी को इस कार्रवाई के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं? एनआईए की इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं और एक बड़े नेटवर्क का पता चला है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। बाईस अगस्त की आधी रात को पारसा थाना क्षेत्र में उस समय हलचल मच गई जब दिल्ली और पटना से पहुंची एनआईए की टीम ने मुख्य पार्षद आयशा खातून के घर को घेर लिया। कार्रवाई को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। बताया यह भी जा रहा है कि शुरुआत में स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और अधिकारी आखिर किस कार्रवाई के लिए आयशा खातून के घर पहुंचे हैं। जांच एजेंसी की टीम ने घर के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया और फिर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी वहां मौजूद रही। पारसा थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि छापेमारी के दौरान किसी तरह की भीड़ हंगामा ना कर पाए, यानी हर अप्रिय घटना से निपटने का इंतजाम पहले ही किया गया था। आयशा खातून के घर पर जब एनआईए की कार्रवाई चल रही थी तो लोगों को घर से दूर रखा गया। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुख्य पार्षद के घर आधी रात को एनआईए की टीम क्यों पहुंची है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने मुख्य पार्षद आयशा खातून के घर पर कई घंटों तक तलाशी ली और इस अभियान में कई संदिग्ध चीजें भी जांच टीम के हाथ लगी। घर के अलग अलग हिस्सों की जांच की गई। दस्तावेजों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस को भी जांच के दायरे में लिया गया और कई सारे डिवाइसेस को जांच टीम अपने साथ ले गई। जांच एजेंसी ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि इस तलाशी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। यही वजह है कि कार्रवाई को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई गई। जांच एजेंसी आमतौर पर किसी भी संवेदनशील मामले में दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और संपर्क से जुड़े सबूतों की जांच करती है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि एनआईए किसी बड़े नेटवर्क संपर्क श्रृंखला यानी एक कड़ी की जांच कर रही है। लेकिन जब तक जांच एजेंसी खुद इस कार्रवाई से जुड़े सबूतों को सार्वजनिक नहीं करती, तब तक बरामदगी या किसी भी नेटवर्क के बारे में निश्चित तौर पर दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पूरा मामला गैर कानूनी हथियारों से जुड़ा है। एनआईए ने पार्षद के बेटे करमुल्ला अंसारी को दबोचा। करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद एनआईए की टीम ने मुख्य पार्षद आयशा खातून के बेटे करमुल्ला अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चेतन पारसा के रहने वाले मोहम्मद गफ्फार मियां को भी टीम अपने साथ ले गई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों को पूछताछ के लिए एनआईए अपने साथ लेकर गई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और इस कार्रवाई को हथियारों की खरीद फरोख्त से और तस्करी से जुड़े मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि करमुल्ला अंसारी का नाम पहले भी हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में सामने आ चुका है। अगर एनआईए हथियार तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी आमतौर पर उन मामलों की जांच करती है जिनके तार आपराधिक नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा या संगठित अपराध से जुड़े होने की आशंका होती है। यही वजह है कि पारसा में हुई इस कार्रवाई को सामान्य पुलिस छापेमारी के बजाय एक बड़ा जांच अभियान माना जा रहा है, यानी इसके तार देश के दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। 2024 में भी एनआईए ने की थी कार्रवाई। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये बताया जा रहा है कि साल 2024 में भी आयशा खातून के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। उस वक्त भी कई घंटों तक घर की तलाशी ली गई थी और सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ
रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी। उस कार्रवाई के दौरान भी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई थी। अब एक बार फिर उसी घर पर एनआईए की एंट्री ने पुराने मामले और नई कार्रवाई के बीच रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2024 की जांच में मिले किसी सुराग के आधार पर ही दोबारा ये एक्शन हुआ है। जांच एजेंसी को पुराने मामले में कई जानकारियां मिली हैं और किसी नए मामले की जांच के दौरान पारसा का नाम सामने आया और इन्हीं सवालों के साथ अब जांच जो है उसका दायरा और बड़ा हो गया है। असम से हथियार खरीद का कनेक्शन। खबरों के मुताबिक 2024 में असम के दीमापुर से आधुनिक हथियार और AK-47 के पुर्जे बरामद होने के बाद एक संदिग्ध नेटवर्क की जांच शुरू हुई थी। जांच के दौरान हथियारों की सप्लाई, तस्करी और विदेशी फंडिंग से जुड़े कई मामलों की पड़ताल उस वक्त की गई थी। पारसा और बिहार के कुछ इलाकों में ये कनेक्शन कई बार सामने आ चुका है और एक बार फिर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हथियारों की जिस तरह से तस्करी होती है उसी नेटवर्क के सिलसिले में ये छापेमारी की गई। हालांकि पारसा में 22 अगस्त को हुई ताजा कार्रवाई का दीमापुर से बरामद हथियारों वाले मामले से सीधा रिश्ता है या नहीं, इस बारे में एनआईए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है उसी के तहत किया गया। लेकिन अगर दोनों मामलों के बीच कोई रिश्ता सामने आता है तो ये मामला कई राज्यों में फैले बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। आधुनिक हथियारों की तस्करी एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये पूरे देश में कई जिलों से जुड़ी होती है, जिसमें हथियारों की सप्लाई चेन, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्थानीय संपर्क और खरीदारों तक पहुंचने वाले नेटवर्क की जांच की जाती है। एक छोटा सा सुराग भी कई राज्यों तक जांच एजेंसियों को पहुंचा सकता है। मुजफ्फरपुर हथियार नेटवर्क से कनेक्शन। जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले ये भी कहा जा रहा है कि मामले के तार बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्टिव बताए जा रहे हथियार नेटवर्क के एक सरगना से जुड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की तस्करी और कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच पहले से ही की जा रही है। अगर जांच एजेंसी इसी दिशा में काम कर रही है तो पारसा की कार्रवाई किसी बड़े ऑपरेशन का एक हिस्सा हो सकती है। सवाल ये भी है, क्या जांच एजेंसी ऐसे किसी नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां हथियारों की खरीद, बिक्री और सप्लाई के लिए अलग अलग स्तर पर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। एनआईए ने इससे पहले भी करमुल्ला अंसारी को पटना के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। दावा किया जा रहा है कि उन्हें कई बार नोटिस और यहां पर सूचना दी गई थी, लेकिन वो पूछताछ के लिए मौजूद नहीं हुए। अब ये देखना होगा कि पूछताछ के बाद जांच एजेंसी करमुल्ला अंसारी और मोहम्मद गफ्फार मियां के रिश्तों में क्या कानूनी कदम उठाती है। एनआईए की कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पारसा थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। स्थानीय लोगों को कार्रवाई स्थल से दूर रखा गया था। जांच एजेंसियों की रडार पर आयशा खातून। स्थानीय जांच में ये चर्चा सामने आई कि जो पार्षद हैं और इससे पहले भी इस परिवार के जो रिश्ते हैं वो विदेशी लोगों से, उनके आने जाने से, अवैध हथियारों और विदेशों से पैसे के लेन देन को लेकर पहले भी जांच की गई थी। जांच एजेंसियां अक्सर किसी पुराने मामले में नए सुराग मिलने के बाद दोबारा किसी स्थान की तलाशी ले सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि नई कार्रवाई किसी अलग मामले के तहत की गई हो। अब इस पूरे मामले में एनआईए कड़ियों को जोड़ रही है। असम से बरामद अत्याधुनिक हथियारों और बिहार के संदिग्ध संपर्कों के बीच क्या कनेक्शन है, इसकी भी जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के हथियार नेटवर्क की जांच, पारसा का नाम उसमें सामने आया है और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेजों की जांच की गई और जो नए दस्तावेज बरामद किए गए हैं उससे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पारसा की ये कार्रवाई इसलिए भी खास है क्योंकि ये दूसरी बार है जब किसी घर पर, यानी कि पार्षद आयशा खातून के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने तलाशी ली है। दोबारा कार्रवाई ने मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मुख्य पार्षद के घर एनआईए की कार्रवाई के बाद पारसा इलाके में सामाजिक और राजनीतिक हलचल तेज है। स्थानीय लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई किस मामले में की गई और जांच एजेंसियों को क्या कुछ जानकारी मिली है। आने वाले दिनों में अगर एनआईए कोई आधिकारिक बयान जारी करती है या किसी अदालत में रिमांड या गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो इस मामले की दिशा और ज्यादा साफ हो जाएगी। पारसा की कार्रवाई ने खड़े किए कई बड़े सवाल। 22 अगस्त की आधी रात को एनआईए की कार्रवाई ने पारसा में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मुख्य पार्षद के घर पर फिर से छापेमारी क्यों हुई?
करमुल्ला अंसारी और मोहम्मद गफ्फार मियां से किन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं? क्या जांच एजेंसी किसी स्थानीय हथियार नेटवर्क की है या इसके तार दूसरे राज्यों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक फैले हैं? फिलहाल इतना साफ है कि एनआईए की कार्रवाई किसी गंभीर जांच के तहत की गई है और 3 की घंटों की तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दूसरे सबूतों की जांच और 2 लोगों को अपने साथ ले जाकर पूछताछ इस मामले को और ज्यादा गंभीर बता रही है। यानी जांच में कई और बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। एनआईए ने अभी किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की है, यानी ये पूरा जो ऑपरेशन है उसे काफी गोपनीय रखा जा रहा है और दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही। यानी पारसा से अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और पटना में भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। एक घर, 4 घंटे की तलाशी और 2 लोगों के साथ एनआईए, और अब सवाल पारसा से खुलेंगे हथियार तस्करी नेटवर्क के कितने राज, ये देखना होगा। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।